सो स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से अपनी ये तैयारी कर रहे होंगे। और लास्ट चैप्टर अब हमारा जो है ये कंटिन्यू हो रहा है। लास्ट चैप्टर आपका बचा हुआ था कोर्स में। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अब हम जो है इसमें लगभग हाफ वे तक आ चुके हैं और ये जल्दी कंप्लीट करेंगे इसको बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में। इसमें हमने लास्ट टाइम हम जस्ट स्टार्ट किया था हमने, जहाँ पर टॉपिक छूटा था आपका कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण क्या है। ठीक है, तो उसको हमने स्टार्ट ही किया था और अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने अफेक्ट किया है। अभी जो इतना मास एक्सटिंक्शन की हम बात कर रहे हैं या जितने भी प्रजातियों को बचाने की बात कर रहे हैं, स्पीसीज़ को कंजर्व करने की, ये सब क्या हो रहा है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही हो रहा है। तो ह्यूमन इसका बहुत बड़ा कारण है। तो यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में यही चीज़ बताई गई है कि जब आप लाइफ की स्टडी करते हैं फॉसिल रिकॉर्ड के अनुसार, ठीक है, तो आप ये पढ़ोगे कि जितना भी लार्ज स्केल का, ठीक है, जो लॉस ऑफ स्पीसीज़ हुआ है, ठीक है, जैसा हम अभी देख रहे हैं, ये तब से हुआ है जब से ह्यूमन जो है अर्थ में अपीयर हुआ। ठीक है, ह्यूमंस जब से आए, ठीक है, एक तरह से कह सकते हो। सो अगर लॉन्ग पीरियड की बात करें, मोर देन 3 बिलियन ईयर्स की बात करें, ठीक है, तो जो ओरिजिन है, डाइवर्सिफिकेशन है लाइफ का अर्थ में, ठीक है, इसमें क्या हुआ था? जब भी आपने अभी जो है इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा है कि कैसे ओरिजिन हुआ था अर्थ का, तो वो सब चीज़ें होने में आपका क्या हुआ? 5 बार जो है मास एक्सटिंक्शन हुए थे। ठीक है, 5 बार जो है एक्सटिंक्शन हुआ था स्पीसीज़ का। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होगा कि बहुत सारी स्पीसीज़ जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी थी इवोल्यूशन के दौरान। ठीक है, अब जब बात कर रहे हैं, अभी जो बात कर रहे हैं, ये कौन सा है? 6वां एक्सटिंक्शन प्रोसेस चल रही है, 6th एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस, डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड। ये क्या है? पहले के जितने भी एक्सटिंक्शन हुए थे, ठीक है, वहाँ पर उस टाइम पे ना अर्थ में कोई लाइफ थी, एटमॉस्फेयर था, उसके हिसाब से जो है एक्सटिंक्शन हुए या जो भी हुआ आगे की प्रोसेसेस। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ये थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये रेट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, जैसे जैसे क्या होगा, इवोल्यूशन होगा तो एक्सटिंक्शन भी होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात आएगी, जो फिट होगी स्पीसीज वो सर्वाइव करेगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस रेट से, जिस रेट से ये 6वां जो एक्सटिंक्शन हो रहा है, इसमें देखो कि ये ऐसा एस्टिमेट किया है कि 100 से 1000 गुना टाइम फास्टर है। ठीक है, देन द प्री ह्यूमन टाइम्स एंड आवर एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्ट रेट। तो यहाँ पर जो ये लाइन्स तुम पढ़ोगे अभी, तो इसमें देखना कि कितनी बड़ी बात कही गई है कि एक्सटिंक्शन पहले भी हुआ था, 5 एपिसोड हुए थे एक्सटिंक्शन के, लेकिन ये जो 6वां एपिसोड अभी चल रहा है, इसमें क्या है? इतने फास्ट रेट से हो रहा है, 1000 गुना लगभग स्पीड इसकी बढ़ चुकी है, एक कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। सो इकोलॉजिस्ट इसके बारे में चेतावनी देते रहते हैं, ठीक है, कि अगर इसी तरह से एक्सटिंक्शन होते रहा तो क्या होगा? जो सारे स्पीसीज़ हैं अर्थ की, वो आने वाले 100 सालों में क्या होंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे सब के सब। ठीक है, सो जनरल अगर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी किसी रीज़न की क्यों कम होती है या ख़त्म क्यों होती है, एक क्वेश्चन भी बनता है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के क्या कारण हैं। तो पहला है डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। तो पहला कारण आप देख पा रहे हैं कि प्लांट का ना होना सबसे बड़ा जो मेजर कारण है। दूसरा है लोअर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल परचुबेशंस, ठीक है, सच एज ड्रॉट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रेजिस्टेंस है, अब प्लांट नहीं होगा, ठीक है, तो सूखा पड़ेगा उस जगह पे, तो उस एनवायरमेंटल जो चेंजेस आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे पास, उनका कोई जवाब नहीं एक तरह से ह्यूमन्स के पास। ठीक है, क्योंकि पेड़ होंगे, वही जो है बारिश भी मैक्सिमम अमेज़न फॉरेस्ट ही मेनली नियरली बोलते हैं कि 40% जो है अर्थ का जितना भी फोटोसिंथेसिस होता है वो उस फॉरेस्ट के कारण होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर बारिश हो रही है, ठीक है, उसमें जैसे पानी आ रहा है, बाढ़ को रोकने के लिए भी प्लांट चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? इसलिए क्योंकि पहला ही स्टेप क्या है? प्लांट का होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद के कंसिक्वेंसेस हैं, एक तरह से कह सकते हैं। जैसे थर्ड रीज़न है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी in certain ecosystem process such as plant productivity, water use and pest and disease cycles.
ठीक है। अब इकोसिस्टम प्रोसेस में क्या हो गया, चेंजेस आ गए, प्लांट की प्रोडक्टिविटी, प्लांट प्रोडक्टिव बढ़ाने के लिए केमिकल्स का यूज़ हो रहा है, बड़े प्रोडक्टिव बढ़ रही है, लेकिन उससे जो आपकी सॉइल ख़राब हो जा रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे क्रॉप में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ऐसी वाटर यूज़, ठीक है, पेस्ट और डिजीज़ साइकिल। अब वाटर का कम यूज़ होगा, वाटर ही अवेलेबल नहीं होगा, तो उसके हिसाब से जो है फिर कंडीशंस बनेंगी, ठीक है। तो ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के हैं कुछ कारण हैं। अब इनका मेन कॉज क्या है, ठीक है। अब ये बायोडाइवर्सिटी के कारण नहीं, सॉरी, ये क्या होते हैं, इससे क्या कंसिक्वेंसेस हैं, ठीक है। ये जो आपके कंसिक्वेंसेस हैं अल्टीमेटली, जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हैं उसके कंसिक्वेंसेस हैं, उसके परिणाम हैं। अब आपका कि ये बायोडाइवर्सिटी लॉस हो क्यों रहा है, ठीक है। सो इसको देखेंगे। द एक्सेलरेटेड रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। केवल और केवल जो है मेन जो फोकस किया गया यहाँ पर क्या है, मैन के, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को, और 4 इसके कारण हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एविल क्वाड्रेट, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है आपका एग्ज़ाम्स में, अगर कभी आ जाए, ठीक है, अगर सिंपल वे में आ रहे, बहुत टाइम से पूछा नहीं है तो हो सकता है आपसे कि एविल क्वाड्रेट है क्या, ठीक है, इसको समझाओ करके आ जाएगा। तो एविल क्वाड्रेट मतलब जो 4 कारण हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के, इसको आपको समझना है और अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पहला इसमें एक कारण है आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। पहला कारण क्या है, हैबिटेट का लॉस होना और फ्रेगमेंटेशन, इसको समझेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज है आपका एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, एनिमल्स और प्लांट को एक्सटिंक्शन की ओर ले जाता है, ये सबसे बड़ा कारण है, जिसमें क्या हो रहा है, किसी की आप हैबिटेट ही लॉस हो जा रही है, ठीक है। मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ज़्यादातर क्या आ रहे हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से एग्जाम्पल होते हैं। अभी हमने इसको पहले पैराग्राफ्स में भी थोड़ा बहुत समझा, आप डिटेल में पढ़ोगे। वंस कवरिंग मोर देन 14% ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस, दीज डॉन फॉरेस्ट आर नाउ कवर नो मोर देन 6%। अब आप पहले देखेंगे तो जो टोटल लैंड एरिया था ये 14% ऑक्यूपाई करता था हमारा, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब जो है अभी के प्रेजेंट के केवल 6% कवर रह गया रेन फॉरेस्ट का। दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड फास्ट, ठीक है। जब आप ये चैप्टर फिनिश करोगे अपना, 100 मोर हेक्टेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट वुड हैव बीन लॉस्ट। तो देखिए कितनी बड़ी बात की ये आप इस जो है, जब ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो 1000 हेक्टेयर जो है आपका रेन फॉरेस्ट का, वो शायद लॉस हो चुका हो, ठीक है। सो इस तभी कह रहे हैं ना कि 1000 गुना रेट से जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, स्पीसीज लॉस हो रहा है। द अमेजन रेन फॉरेस्ट, ठीक है, अमेजन रेन फॉरेस्ट इतना बड़ा है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है सारी की सारी अब जो आ रही है, ठीक है। पहले से भी मैं बता रहा हूँ, ये जो 4 क्वाड्रेंट है इनको अच्छे से पढ़ना है तुमने, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट, एविल क्वाड्रेंट। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट क्या है आपका, इतना बड़ा है कि इसको क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। आप बताइए कि कितना बड़ा वो फॉरेस्ट होगा जिसे आप क्या कह रहे हैं, लंग्स बोल रहे हैं, फेफड़े कह रहे हैं हमारे पूरे अर्थ की, ठीक है, प्लैनेट के हमारे, ठीक है, लंग्स बोला जा रहा है उनको। हार्बरिंग प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीसीज इज बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्चरिंग सोयाबीन्स और फॉर कन्वर्जन टू ग्रासलैंड फॉर रेजिंग बीफ कैटल, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। वो क्या देखने को मिल रही हैं कि यहाँ पर जो है बहुत सारी स्पीसीज कट हो रही हैं, ठीक है, और जंगल को साफ़ करा जा रहा है, क्लियर करा, क्यों, सोयाबीन का कल्टीवेशन, सोयाबीन उगाने के लिए वहाँ पे, ठीक है, और ग्रासलैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं फॉरेस्ट को, जिससे क्या हो जाए, बीफ कैटल यानी कि जो मवेशी हैं जितने भी वहाँ पर, उनको पाला जा सके। एक तरह से क्या है, ह्यूमंस वहाँ भी रहना चाह रहा है इस तरह से। सो बिसाइड टोटल लॉस, द डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट्स बाय पॉल्यूशन एंड थ्रेटन्स ऑफ द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीसीज। अब आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक तरह से अपने रहने की जगह बना रहे हैं। तो वहाँ पर जो पहले से रह रहा है ऑर्गेनिज्म या एनिमल, उसका क्या हो जाएगा, हैबिटेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। वो अपने सर्वाइवल के लिए फिर जो है कम्पीट करेगा, ठीक है। सो व्हेन लार्ज हैबिटेट्स आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स ड्यू टू various human activities, mammals and birds requiring large territories and certain animals with migratory habits are badly affected, leading to population declines। तो यहाँ पर ये लाइंस को समझना कि जब आप लार्ज हैबिटेट्स क्या हो रहे हैं,
छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जा रहे हैं, ठीक है। एक बड़ा फॉरेस्ट जैसे आपने बनाया कि 14% उसका कवर है, अब क्या बढ़ गया, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट केवल 6% रह गया, ठीक है। 4% कम कैसे कम हो रहा है, 14 में से आपने क्या किया, थोड़ा हिस्सा ह्यूमन ने यहाँ पर काटा, थोड़ा यहाँ पर काटा, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो गए ना ये, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया वो हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, ठीक है, मैमल्स थे, उनमें क्या हो गया, कुछ आप जो है माइग्रेटरी जो उनकी हैबिट्स है वो क्या होगी, अफेक्टेड होगी। जैसे माइग्रेशन से आती हैं बर्ड्स वगैरह, तो वहाँ पर नहीं आएंगी फिर, क्योंकि वहाँ पर उनका जिस कारण से वो आती थी, वहाँ पर फॉरेस्ट में हो सकता है कोई पर्टिकुलर स्पीसीज़ वहाँ पर मिलती हो उस पेड़ में जो आपने काट दिया, ठीक है, इस तरह से। तो क्या होगा, यहाँ पर स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रोकन हो गया उनका हैबिटेट्स, जिससे क्या हो रहा है कि वो जो है वहाँ पर रहने वाले जितने भी पॉपुलेशन है, चाहे वो आपकी मैमल्स की हो, बर्ड्स की हो, ठीक है, या कोई अदर इंसेक्ट्स हों, ठीक है, तो क्या हो रहा है उससे उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। एक तो ये कारण हो गया आपका हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। दूसरा जो कारण है मेन बायोडाइवर्सिटी लॉस का, वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। अब ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या है, एक्सप्लॉयटेशन तो पहले कर रहे थे तो इससे क्या हो रहा था, हैबिटेट लॉस हो रहा था। अब ओवर एक्सप्लॉयटेशन से क्या होगा कि ह्यूमन हैव ऑलवेज डिपेंडेड ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर, बट व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड, ठीक है। तो जब भी आप ये यहाँ पर नीड और ग्रीड की बात कर रखी है, कि जब ह्यूमंस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, नेचर पे डिपेंड है, ठीक है, किसके लिए, अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए। लेकिन जब भी जैसे हमारी नीड है फूड के लिए, शेल्टर के लिए, हम क्या हैं, अपना फॉरेस्ट पर डिपेंड है। लेकिन जब ये नीड हमारी ग्रीड में बदल जाती है, जब हमारी ज़रूरत है लालच में बदल जाती है, तो क्या होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है इन नेचुरल रिसोर्सेज का। मैनी स्पीसीज एक्सटिंक्शन इन द लास्ट 500 ईयर्स, ठीक है, तो पिछले 500 सालों में बहुत सारी स्पीसीज़ जो हैं एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिसमें क्या है आपका स्टिलस सी काऊ है, पैसेंजर पीजन है, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो हैं उनका ध्यान रखना आप लोग। ये क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन से हो रहा है। जैसे क्वेश्चन बन जाएगा ना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन से जो है कौन सी स्पीसीज इफेक्ट हो रही है, 1 मार्क्स में दे सकता है। तो स्टिलस सी काऊ आपका, पैसेंजर पीजन। प्रेजेंटली मैनी मैरिन फिश population around the world are over harvested, endangering the continued existence of some commercially important species, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि जितनी मैरिन फिशेस हैं, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनका जो है दोहन किया जा रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि जो उन फिशेस का, ठीक है, या कहें कि उन स्पीसीज़ का आगे का जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, और जो अदर कमर्शियली स्पीसीज़ हैं उनके लिए भी एक थ्रेट बना हुआ है, ठीक है। ये होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन से, ठीक है। जैसे अभी आप मेनली पेट्रोल वगैरह एग्जांपल लो, जैसे कहते हैं कि ये क्या है आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं आपके, ठीक है। तो जब आप इसको रिन्यू नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, तो कहते हैं कि पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह इस तरह से यूज़ करें कि आगे आने वाली वीडियो उसको यूज़ कर पाए, ठीक है। तो एक समय में वो क्या होगा, ख़त्म होना ही है। तो इस तरह से बोला जाता है इसको ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब है एलियन स्पीसीज इन्वेजन्स। तो एलियन स्पीसीज़ का तो मैं लास्ट चैप्टर्स में भी बता चुका हूँ तुम्हें, इससे पहले जब हमने डिस्कस किया था एलियन स्पीसीज़ के बारे में। एलियन स्पीसीज़ मतलब फॉरेन स्पीसीज़, ठीक है, फॉरेन स्पीसीज़ या इनको बोला जाता है आपका, ठीक है। इनके कारण क्या होता है, आपके फॉरेन स्पीसीज़ जो हैं, आपके जो विदेशी स्पीसीज़ हैं, दूसरी जगह के एक्जॉटिक स्पीसीज़ भी इनको उगाया जाता है। तो ये क्या होती हैं, अनइंटेंशनली इंट्रोड्यूस करी जाती हैं पहले, या डेलिबरेटली भी करी जाती हैं, ठीक है। कुछ पर्पज़ हो सकता है कि ये किसी और को जो है उस टाइम पे कोई स्पीसीज़ आपको नुकसान पहुंचा रही थी, आपने उसके लिए इसको इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, कोई प्लांट वगैरह एनिमल हो सकता है। लेकिन बाद में यही खुद ही जो होगा अदर किसी के लिए भी क्या हो जाएगी, आपका डेंजरस बन जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, जैसे आप देख पा रहे हैं नील पर्च का एग्जाम्पल बहुत अच्छा दे रखा है, ठीक है। जो नील पर्च है, ठीक है, ये एग्जाम्पल याद रखना, नील पर्च को इंट्रोड्यूस करा गया विक्टोरिया लेक में, ईस्ट अफ्रीका में, ठीक है। तो इसको जब इंट्रोड्यूस करा गया, इसमें क्या हुआ, एक्सटिंक्शन इसके थ्रू हुआ किसका, इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेंस ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ किकलेट फिश इन द लेक। तो आप देख सकते हैं कि जो इसी के जैसे रिसेम्बलेंस में होती है एक फिश, किकलेट फिश इसका नाम है, ठीक है।
वो उसकी 200 स्पीसीज केवल और केवल एक ही नील पर्च के कारण क्या हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई वहाँ पे, ठीक है, जब इसको इंट्रोड्यूस करा गया उस लेक में। यू मस्ट बी फैमिलियर विद द एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड एंड थ्रेट पोस्ट टू अवर नेटिव स्पीसीज बाय इन्वेसिव वीड स्पीसीज लाइक कैरेट ग्रास, जिसका मैं एग्जाम्पल आपको पहले बता चुका हूँ, गाजर घास, पार्थेनियम इसका जो है बॉटनिकल नेम है, लैंटाना, ठीक है, कालाबासा इसको बोला जाता है, एंड वाटर हाइसिंथ, ठीक है, ये बंगाल का टेरर इसको बोला जाता है, बंगाल की नदी में बहुत मिलता है, वाटर हाइसिंथ, एक और है ना, ठीक है। ये सारी स्पीसीज़ क्या होती हैं, मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पर ये ग्रो करेगी आसपास किसी को नहीं होती, जैसे आपने देखा होगा कुरी वगैरह बोला जाता है कहीं पहाड़ी लैंग्वेज में, तो उसके आसपास देखो कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। आपने देखे होंगे कि बकरी तक की भी इसको नहीं खाती है घास को, ठीक है, कुछ इसमें हो सकता है बैड कंपाउंड्स कुछ भी ऐसे मिलते हैं उनके लिए, लेकिन यहाँ पर देखा होगा अपने ऐसे कालाबासा तो अधिकतर लोग पहचानते ही हैं, तो वो क्या होती है इन्वेसिव, जब आप उसको देखोगे आसपास बहुत कम स्पीसीज देखने को मिलेंगे उनके, और उनके क्या होंगे, बहुत सारी वहाँ पे एक श्रब के रूप में वो फैले रहते हैं। ऐसे ही जो है करना, ये क्या होता है उनके मेनली जो होता है नदियों में देखने को मिलता है वाटर हाइसिंथ। रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश जो है आपका क्लैरियस, ठीक है, गैरीपाइनस फॉर एक्वाकल्चर पर्पसेस इज पॉजिंग अ थ्रेट टू द इंडिजिनस कैट फिशेस इन आवर रिवर्स। तो अभी हाल फिलहाल की ये बात बता रहे हैं, ठीक है, हाल फिलहाल में क्या करा गया है, एक अफ्रीकन कैट फिश को इंट्रोड्यूस करा गया जिसका नाम क्या है, क्लैरियस गैरीपाइनस, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, अगर लिख पाओ तो अच्छी बात है, ठीक है, जब आपको आता है बड़े 5 नंबर में आ जाए तो ये क्वेश्चन, ठीक है, उसके लिए तो करना ही पड़ेगा इसको आपको। तो एक्वाकल्चर, ठीक है, इसमें एक्वाकल्चर के पर्पज से इसको जरूर डाला गया था, लेकिन वहाँ पर जितने भी इंडिजिनस कैट फिशेज मिलती हैं हमारे रिवर के लिए, उनके लिए क्या होगी, ये थ्रेट हो चुकी हैं, ठीक है। एक्वाकल्चर के लिए इनको पाला तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन हो सकता है जब इनको रिवर वगैरह में रखा जाता हो, ठीक है, ग्रोथ के दौरान ये क्या कर रही है, वहाँ की इंडिजिनस स्पीसीज को खा जा रही होंगी, ठीक है, तो उससे क्या हो गया, उनके लिए थ्रेट ये कॉज कर रही है। अब लास्ट है को एक्सटिंक्शंस। अब जैसे आप नाम से लग रहा है, को माने होता है साथ, ठीक है, एक्सटिंक्शंस, ठीक है, एक साथ विलुप्त हो जाना, ठीक है। आपके जैसे अभी हमने म्यूचुअलिज्म में पढ़ा था, फिग ट्री का एग्जांपल पढ़ा था, फिग और वैस्प का, कि वैस्प क्या होगा, तभी जो है पॉलिनेट सॉरी तभी वो उसके जो एग है, ठीक है, वहाँ पर या उसका लार्वा तभी ग्रो कर पाएगा जब उसको क्या होगा, एक सूटेबल फिग ट्री मिलेगा उसमें फिग में। और फिग का पॉलिनेशन भी क्या होता है, वैस्प के थ्रू ही होता है। कोई भी एक स्पीसीज आप दोनों में से अगर कट कर दो या वहाँ से चले जाए तो क्या होगा, दूसरा भी स्पीसीज फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे है। When a species become extinct, the plant and animal species associated with it an obligatory way also become extinct, ठीक है। जब भी कोई एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट होगी, जो प्लांट और एनिमल की स्पीसीज उससे जुड़ी हुई है, ठीक है, ऑब्लिगेटरी वे में, मतलब क्या होता है ऑब्लिगेटरी, मैंने बोला था आगे पालन करना, वो इसमें ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कि सर्वाइवल ऑन द वन होस्ट ओनली, ठीक है, केवल एक होस्ट पर सर्वाइव करेंगे, जैसे आपने सुना हो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट, तो एक ही होस्ट में जो सर्वाइव कर सकते हैं वो होते हैं ऑब्लिगेटरी, ठीक है। अब एक होस्ट फिश स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, इट्स यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट आल्सो मीट्स द सेम फेट। अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल है, ठीक है, ये जो एक्सटिंक्शन का ये पहले इस वगैरह से रिलेटेड है, पहले आपका जो पैराग्राफ आपने पढ़ा। दूसरा एग्जांपल जो है प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, जो मैंने आपको अभी बताया था, जहाँ पर क्या होता है एक भी वेरिएबल अगर इसमें से ना हो तो दूसरा भी जो है आपका एक्सटिंक्ट हो जाएगा। वैस्प और उसका फिग ट्री का एग्जांपल आप दे सकते हैं इसमें, ठीक है। तभी ज़्यादा डिटेल में दिया गया क्योंकि आपने ये पहले पढ़ा हुआ है, इतना भी लिखेंगे तो काफ़ी हो जाता है, ठीक है। तो ये है 4 एविल क्वाड्रेट, जिससे बायोडायवर्सिटी लॉस होता है।